नमस्कार, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में। मैं हूं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीबीज कल्चर की। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को पॉलिटिकल सर्कल में काफी जोर शोर से उठाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में कई दिन तक इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आज चूंकि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना रिटायर कर रहे थे, उन्होंने 3 जज के स्पेशल बेंच को ये मामला रेफर कर दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान 4 मुख्य मुद्दों को चिन्हित किया है। इसमें यह है कि क्या इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है, क्या फ्रीबीज के मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने यह मुद्दा उठाया है कि क्या इस मामले पर कोर्ट अगर कोई फैसला करता है तो उस फैसले को क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी मानने के लिए बाध्य हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी इसे मानेंगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस पर क्या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और वो एक्सपर्ट कमेटी इस पर फैसला करे कि एक्सपर्ट इस मामले में वो क्या हो, लेकिन ये मुद्दा ये है कि उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स कौन हो, उसका अध्यक्ष कौन हो, ये फैसला जो 3 जज की बेंच होगी वो डिस्कशन के बाद लेगी। और चौथा, उन्होंने ये किया है कि 2013 में एक बालाजी का केस आया था, उस मामले में भी ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया था और उसमें ऑर्डर में ये कहा गया था कि अगर कोई फ्रीबीज कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले अनाउंस करती है तो वो करप्शन नहीं है और उसे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत लिंक किया गया था। इन सभी मुद्दों पे हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये हमारी एक रिपोर्ट। मुफ्त की रेवड़ी या फ्रीबीज कल्चर चुनाव से पहले सियासी दलों के लिए अंधे की लाठी की तरह बन चुका है। चुनावों से पहले लुभावने वादे और मुफ्त की सुविधाओं के नाम पर वोटर्स को अपने सांचे में ढालने के लिए सियासी पार्टियां चांद तोड़कर लाने के वादों से भी पीछे नहीं हटती हैं। और पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है, उसने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान भी इस ओर खींचा है, जिसको लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। और राजनीतिक दलों की ओर से फ्रीबीज यानी मुफ्त की सुविधाओं के वादे के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर सुनवाई करते हुए कई अहम टिप्पणियां की हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मसले पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि ये देश के कल्याण का मसला है। अदालत ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का जनता से मुफ्त की रेवड़ियों का वादा और वेलफेयर स्कीम के बीच अंतर करने की जरूरत है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए साफ साफ कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों पर बीजेपी समेत सभी दल एक ही दिख रहे हैं। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विशेषज्ञ कमेटी का गठन करना सही होगा, लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार करना भी जरूरी है। पहला सवाल, न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है। दूसरा सवाल, क्या अदालत किसी भी योजना के लागू करने योग्य आदेश पास कर सकती है। तीसरा सवाल, समिति की रचना क्या होनी चाहिए। फ्रीबीज कल्चर के खिलाफ सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मसले पर 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी फैसले की समीक्षा भी जरूरी है। हम इसे 3 जजों की विशेष बेंच को सौंप रहे हैं। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर्स ही उम्मीदवार के जीत हार का फैसला करते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और बाद में उनके अमल में लाने से इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। बहरहाल मुफ्त की रेवड़ियों का मुद्दा फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस मुद्दे का हल ना तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के पास। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में अंतर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं और इसके लिए एक समग्र गाइडलाइन बना पाना मुश्किल है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि श्रीलंका की हालत फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में किस तरह से पतली हो गई। और अगर देश में इस मसले पर जल्द कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो क्या मुफ्तखोरी की ये प्रथा भारत के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी उपाध्याय, जो कि
पिटिशनर रहे इस मामले में, उन्होंने ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ SY कुरैशी भी हैं। डॉक्टर कुरैशी जो है वो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ विराग गुप्ता हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले अश्वनी उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इमीडिएट क्या रीजन था कि आपने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने आपको धन्यवाद भी कहा इस मामले को उठाने के लिए अपने ऑर्डर में आज, लेकिन आपसे अगर हम ये पूछे कि क्या पॉलिटिकल कोई रीजन था या इमीडिएट पुश क्या था, क्यों आपने इस मुद्दे को लाया? देखिए, जनवरी में, दिसंबर के टाइम में सुप्रीम कोर्ट बंद रहता है, हाई कोर्ट बंद रहता है, तो हमारे पास थोड़ा पढ़ने का मौका था। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, उस समय 4 राज्यों या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था और पॉलिटिकल पार्टियां वादे कर रही थी। तो मेरा ध्यान पहले यूपी पे गया, जहां की एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी हम स्मार्टफोन देंगे, टैब देंगे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही थी कि कुछ और देंगे, और तीसरी पॉलिटिकल पार्टी तो और आगे बढ़ गई, बोली हम तो स्कूटी दे देंगे। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के ऊपर तो 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जब आरबीआई के वेबसाइट पे जाके देखा तो सारे अगर स्टेट्स मिला दीजिए तो आज की डेट में 70 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब का इलेक्शन भी हो रहा था, पंजाब के ऊपर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा था। जब मैंने स्टेट वाइज देखा तो तमिलनाडु 6 लाख करोड़, यूपी 6 लाख करोड़, बंगाल 5 लाख करोड़, केरल जैसा छोटा सा राज्य वो भी 3 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ का कर्जा स्टेट्स के ऊपर, लगभग 80 लाख करोड़ का कर्जा सेंटर के ऊपर। सारा कुल मिला दीजिए तो 150 लाख करोड़ हो गया। राज्यों के पास वेतन देने का पैसा नहीं, पेंशन देने का पैसा नहीं, भत्ता देने का पैसा नहीं। 5 करोड़ मुकदमे तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, उनको न्याय नहीं मिल रहा, तारीख पे तारीख मिल रही है। 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी अगर मान के चलिए तो 30 करोड़ लोग, यानी 30 करोड़ लोग, यानी एक अमेरिका के बराबर जनसंख्या भारत में मुकदमे के कारण टेंशन में है, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। किसी के बेटे को मार दिया गया, किसी की बेटी का बलात्कार हो गया है, किसी की जमीन पे कब्जा है, किसी के साथ कुछ और दूसरा काम हो गया है, और वो सब टेंशन में। तो सरकारें जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, सरकारी स्कूल खस्ताहाल है, सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढे से लोग मर रहे हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो जो हमने कहा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको सिक्योर करने के लिए कोई स्कीम आ नहीं रही है मैनिफेस्टो में किसी के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने की बात कोई कह नहीं रहा है। बातें वो हो रही हैं जिसका ना फंडामेंटल राइट से रिलेशन है, ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेशन है, और ऑलरेडी 150 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर है। तब मैंने जाके ये PIL जनवरी में फाइल किया, दिसंबर के वेकेशन में मैंने इसको ड्राफ्ट किया। जैसे जनवरी में कोर्ट खुली मैंने तुरंत फाइल कर दिया, और मुझे याद है शायद 22 जनवरी या 25 जनवरी की डेट थी, शायद 22 जनवरी की डेट है, जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। तो हमने पूरी तरीके से इसमें सारे स्टेट्स का डाटा दिया हुआ है, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उसका नाम नहीं लिया है। हमने तो राज्यवार बताया कि किन राज्यों की क्या कंडीशन है और किन राज्यों का जो कमाई है वो कमाई केवल और केवल वेतन देने में और जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में जा रहा है। सिचुएशन ये है कि सरकार आपकी बातों के से पास सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सहमत थी। आपने जो मुद्दे उठाए थे उससे कोर्ट के जो ऑर्डर डिस्कशन में या ऑर्डर में आया है कि वो पूरी तरह से सहमत थी और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन हम विराग गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने सवाल उठाया है आज के जजमेंट में, कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे कोई फैसला लेता है तो क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानने के लिए बाध्य हैं? क्योंकि 2013 का जो जजमेंट था, बालाजी वाला जजमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिंक किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर प्री इलेक्शंस में कुछ ऑफर दिया जाता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। आपका क्या कहना है? देखिए राजेश जी, आपने 4 मुद्दे शुरू में उठाए थे, उसमें चारों मुद्दों को हम थोड़ा सा उसका रिवर्स अगर क्रम कर दें तो शायद पूरे मुद्दे के जवाब मिल जाएंगे। आपने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जजमेंट कैसे लागू किया जाएगा, तीसरा एक्सपर्ट कमेटी का गठन कैसे हो, और चौथा पुराना जजमेंट। तो इस पूरी बहस को पुराने जजमेंट से करनी चाहिए, क्योंकि जो 2013 का जो मामला है वो मामले में जो 2 जज थे वो आगे चल के दोनों चीफ जस्टिस बने और उन लोगों ने इस मामले में बहुत विस्तार से अपने पूरी बात रखी है। तो मैं समझता हूं कि उसके बाद फिर अगर उस फैसले से कोई आपत्ति है तो उस फैसले के खिलाफ या तो उसमें पुनर्विचार हो और या फिर उसमें नई संविधान पीठ का गठन हो।
लेकिन वह फैसला पूरी तरीके से स्पष्ट था। उसमें दो बातें थी। पहली बात ये थी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें सेक्शन 123 के तहत हम इनको करप्ट प्रैक्टिस कैसे घोषित करें जब तक इसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं है। और दूसरा, उसके लिए उन्होंने बोला था कि संसद के माध्यम से इसके लिए विशेष कानून बनना चाहिए। 9 साल बाद उनके डायरेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी मोड़ी अपनी तरफ से कार्रवाई की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, लेकिन केंद्र सरकार और संसद ने इस बारे में कानून क्यों नहीं बनाया, यह महत्वपूर्ण विषय है। अब आते हैं बाकी 3 मुद्दों पर कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसका गठन कैसे होना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी बनाना और एक्सपर्ट कमेटी का कौन इसका चेयरमैन हो, यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। इस बारे में पिछले फैसले में चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि वो सारे राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके इस बात को आगे बढ़ाए, और सरकार अगर चाहे तो सीएजी के साथ, जो दूसरे जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन, उनके साथ या उन सारे लोगों के साथ सलाह कर सकती है, लेकिन एक समयबद्ध तरीके से इस पर कानून बने। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे लागू हो, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत देश का पूरा कानून माना जाता है। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनाती है विशाखा की तरह, तो वो गाइडलाइंस की बहुत ज्यादा मान्यता नहीं होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो तो वो उसकी मान्यता रहेगी, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसमें फैसला दे सकता है। और चौथी बात है इंटरवेंशन कैसे होना चाहिए। तो पिछले फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिमिटेशन जाहिर की थी कि अनुच्छेद 32 के तहत उनके पास इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले कई दिनों से जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई, उन प्रोसीडिंग्स को जब तक लिखत पढ़त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आना मुश्किल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। चलिए, हमारे साथ एसवाई कुरैशी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सारे मुद्दे अब आपकी तरफ जा रहे हैं, कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था तो क्यों इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपना रुख नहीं रखा था, और क्यों इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके इस पर एक गाइडलाइन बनाई थी। तो क्या कहना है आपका इस पर? मेरे विचार में तो इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी जो प्रॉमिसेस करती हैं, तो उसमें से कौन सा प्रॉमिस सच्चा है कौन सा झूठा है, इसका फैसला करने वाली इलेक्शन कमीशन तो हो नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन देखे और वो पार्टी ने अपने प्रॉमिस नहीं किए उसको इवैल्यूएट करे। हर चीज इलेक्शन कमीशन नहीं है, वोटर का भी कुछ काम है। वोटर खुद देखे कि मुझसे पार्टी ने प्रॉमिस किया था, नहीं डिलीवर किया, अगली बार सजा दे देगी। और इसलिए या मीडिया का काम है कि मीडिया एनालाइज करे और वो एनालिसिस मीडिया में डाले कि साहब इन्होंने ये प्रॉमिस किए थे, नहीं किए, या ऑपोजिशन पार्टीज करें। इलेक्शन कमीशन पे इसको डालना बड़ी गलत बात है। और हुआ क्या था कि 2013 में ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें लाचार थी, उन्होंने उसमें ये फैसला किया कि भाई ये करप्ट प्रैक्टिस तो बनती नहीं है, और पॉलिटिकली ये लोग तो अनाउंसमेंट करते ही करते हैं, लेकिन कमीशन लेकिन डॉक्टर कुरैशी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम आपसे डॉक्टर कुरैशी आपको रोकना चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2013 में डायरेक्टर प्रिंसिपल से लिंक किया था। उसमें कमीशन का ये कह देना कि पॉलिटिकल पार्टियां डिसाइड करें या लोग जागरूक हैं वो करें, तो क्या ये एक तरह से आप उस मुद्दे को भटका नहीं रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पे फैसला नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो गाइडलाइन बनाई थी, वो अभी भी वैलिड है, 2013 से बनी हुई है, लेकिन चूंकि उनको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं कि भाई कोई पार्टी ये कहती है मैं आपको चांद उतार के लाके दूंगा, तो उसको कैसे साबित करें कि वो झूठ बोल रहा है। शायद उसके पास कोई स्ट्रेटेजी हो, और वो बताते भी हैं कि जी अगर उसमें गाइडलाइन में डाला गया था कि आप वेज एंड मीन्स बताएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो बता देते हैं कि साहब हम टैक्स लगाएंगे या पीएसयूज को बेच देंगे या जो भी करेंगे, खर्चे कम करेंगे, वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन वो कोई फुल प्रूफ कुछ सोल्यूशन इसका हुआ नहीं। झूठे सच्चे वादे करते हैं, झूठे सच्चे यहाँ पे भी जवाब दे देंगे, तो उसका फुल प्रूफ हल तो निकला नहीं जब तक इसको करप्ट प्रैक्टिस। लेकिन करप्ट प्रैक्टिस इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई आफ्टर ऑल 10 में से 5 वादे तो जेन्युइन ही होते हैं और 5 बोगस होते हैं,
तो बोगस और जेन्युइन वादे को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो कि जी कि ये वादा तो ठीक है, ये वादा गलत है, तो ये तो जनता ही डिसाइड कर सकती है कि भाई किसी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है कि उन्होंने जो जो वादे किए सारे निभा दिए, तो इसलिए अब उन पे भी कोई पाबंदी लग जाए तो वो गलत हो जाएगा। और कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने कभी भी कोई वादा नहीं निभाया, तो ये इसका कोई फुल प्रूफ और आसान इलाज नहीं। इसी वजह से 10 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और जनता के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये केस घूम रहा है, और अभी भी अब पार्लियामेंट के पाले में डाला गया है। उम्मीद करें कि पार्लियामेंट शायद इसका कोई हल निकाल ले। सनी उपाध्याय जी, हम आपके पास अब आना चाहेंगे। जैसा कि कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जनता को ही करना पड़ेगा या पार्लियामेंट को करना होगा, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन में आया कि सभी पार्टी फ्रीबीज दे रही हैं, कोई एक 1 2 3 पार्टी को आप नहीं बोल सकते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, और वो सभी पार्टी दे रही हैं और कर रही हैं। श्रीलंका की हालत हम लोग देख चुके हैं कि फ्रीबीज कल्चर में क्या हुआ। ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछे कि आप अगर अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं तो आप उसके लिए पैसा कहां से लाएंगे? आप अगर वो नहीं करते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है पोस्ट इलेक्शन, अगर उनकी सरकार बनती है तो? देखिए, मैं आपको इसमें पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो 2013 का फैसला वो गलत क्यों है। इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है 171, वो ब्राइबरी को डिफाइन करता है कि इलेक्शन में ब्राइबरी क्या है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक 123 है सेक्शन, जो डिसाइड कहता है कि करप्ट प्रैक्टिस क्या है। अब सवाल ये है कि चुनाव के 2 दिन पहले या 5 दिन पहले या 3 दिन पहले या 24 घंटे पहले घर घर जाके शराब बांटना, घर घर जाके कैश बांटना, घर घर जाके साड़ी बांटना या घर घर जाके दारू की बोतल बांटना तो करप्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर हम मैनिफेस्टो में लिख दें कि चुनाव के बाद हम आपको साड़ी देंगे, चुनाव के बाद हम आपको दारू की बोतल देंगे, चुनाव के बाद हम आपको मंगलसूत्र देंगे, चुनाव के बाद स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, टैब देंगे, जो भी है, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमारा ये कहना है कि जितना इफेक्ट शराब के चुनाव के पहले 2000 रुपए देने का है, उतना ही इफेक्ट उसको मैनिफेस्टो में लिख के वादा करने का है। इफेक्ट दोनों का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दोनों से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए वो जो हमने रिक्वेस्ट किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम वो 2013 का जजमेंट रिव्यू करेंगे, हमारा मेन आर्ग्यूमेंट वही है कि वो जजमेंट गलत है। वो शुरुआत में बिल्कुल सही चला, लेकिन आज आते आते कंक्लूड करते करते ये कह दिया कि कैंडिडेट के द्वारा ये बांटना, कैंडिडेट के द्वारा मतलब पैसा बांटना, ये बांटना, वो बांटना तो करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखना पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो गलत है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे, इस पे क्या क्या किया जा सकता है जो नहीं कर सके। बहुत सीधी सी बात है, दुर्भाग्यवश हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, हमारे पास एक मॉडल मैनिफेस्टो नहीं है। 75 साल में न सरकार ने एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाया। मॉडल मैनिफेस्टो का मतलब एक प्रोफार्मा, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआई फाइल करते हैं, चाहे तो वो हमारी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर हो, कोई सा मैटर हो, हमें पहले उसके 2 पन्ने का एक प्रोफार्मा होता है, वो भरना होता है। उसमें नाम लिखते हैं, ये लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल आईडी लिखते हैं, सिविल मैटर है कि क्रिमिनल मैटर, क्या क्या लिखते हैं, पूरा प्रोफार्मा है। तो आदमी कश्मीर से आए चाहे कन्याकुमारी से, उसको 2 पेज का प्रोफार्मा भरना ही भरना है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 75 साल में एक मैनिफेस्टो का मॉडल नहीं बना के दिया, प्रोफार्मा नहीं बना के दिया, जिसकी वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टियां स्वतंत्र हैं अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाने का। अगर इलेक्शन कमीशन एक मैनिफेस्टो बना दिया होता, मॉडल मैनिफेस्टो, जिसके ऊपर यह लिखा जाता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिल्ली में चुनाव है, तो भाई दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली के ऊपर कितना इस समय कर्ज है, क्या सिचुएशन है, एक 3-4 चेकलिस्ट होती। उस चेकलिस्ट के बाद यह लिखा होता कि अब आप जो वादा करने जा रहे हो, ये वादा किस फंडामेंटल राइट को फुलफिल करने जा रहे हो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों की पहली ड्यूटी है फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना। अगर फंडामेंटल राइट सिक्योर करने के बाद कुछ पैसा बच रहा है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना। अगर उससे भी कुछ पैसा बच रहा हो, उसके बाद वो मुफ्त में जो देना चाहे दे। तो हमने, इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने एक मॉडल मैनिफेस्टो नहीं बनाया जहां यह कहा हो कि भाई पहले तो आप फंडामेंटल राइट सिक्योर करो, उससे अगर आपके पास बजट बच रहा है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करो, उसके बाद अगर बजट बच रहा है तो आप साड़ी बांटो, स्कूटर बांटो, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन या मिक्सर जूसर ग्राइंडर या स्मार्टफोन या लैपटॉप बांटो।
या आप दो आप हजार ठीक रुपए कर कैश रहे दो या हैं, 5,000 आप रुपए ठीक कैश कर दो। रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पे मैं हम विराग गुप्ता जी आपका राय लेना चाहेंगे। हाँ बोलिए, बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर रहा बोलिए। हूँ। हाँ, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हमारा पहले तो ये कहना है कि मॉडल मैनिफेस्टो बन जाए। दूसरा, भूटान में, मैक्सिको में, ये वहां रूल है कि जो पार्टी रूलिंग में है वो लास्ट के 6 महीने कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, और जो पॉलिटिकल पार्टियां रूलिंग में नहीं है, मतलब विपक्ष में है, वो वो 6 महीने पहले अपना मैनिफेस्टो जमा कर देती है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बाकी एक टीम है, नहीं, और बिल्कुल उनके आपने ठीक कहा। हम एक मॉडल मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, वो बनना चाहिए, बस शायद उससे उस सभी लोग मैनिफेस्टो सहमत में होंगे। तो उस मैनिफेस्टो में लिखा रहेगा हाँ, कि भाई अगर मैं स्कूटी बांटूंगा तो टेंटेटिवली 5,000 बिल्कुल स्कूटी बांटूंगा, उसी पे 5,000 हम आ स्कूटी रहे हैं। कीमत में। अगर हम विराग गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज में क्या डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि कोविड आया, कोविड में अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार लैपटॉप या मोबाइल देती है, तो इसे वेलफेयर स्कीम मानना चाहिए या इसे फ्रीबीज मानना चाहिए? तो ये भी डिस्कशन हो रहा है कि समय और सिचुएशन के हिसाब पे इसका डिसीजन हो सकता है। क्या आप अश्विनी उपाध्याय जी की बातों से सहमत है? देखिए, अश्विनी उपाध्याय जी की जो चिंता है वो जायज है, और उनकी चिंता से देश के प्रधानमंत्री सहमत हैं, सॉलिसिटर जनरल सहमत हैं, चीफ जस्टिस सहमत हैं, इलेक्शन कमीशन सहमत है, और सभी लोग सहमत हैं। प्रश्न ये है कि समस्या से तो सभी लोग परिचित हैं, समाधान क्या हम संविधान के दायरे में कैसे करें? तो मैं 5 बिंदुओं पर उन सारी बातों को बताना चाहूंगा जहां से शायद समाधान का एक संवैधानिक रास्ता निकलता है। कि पहला आपने सवाल पूछा कि जो रेवड़ी और कल्याणकारी योजना के बीच में कैसे फर्क हो सकता है। इसके लिए एक रिजर्व बैंक का देश की वित्तीय व्यवस्था में एक गाइडलाइंस हैं कि राज्य अपनी जीडीपी का, जीएसडीपी का कितना % कर्जा ले सकते हैं, और ये सारी बहस वहीं से शुरू हुई जब रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से 10 राज्यों के कर्जे बहुत ही बड़े भयानक तरीके से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 40,000 रुपए है, और अगर हम सिक्किम में देखें तो 2.5 लाख रुपए की सालाना आय है। तो सिक्किम हो सकता है कि बहुत सारे काम ऐसे कर सकता है जो उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता है, इसीलिए तमिलनाडु के राज्य ने बोला कि हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए इसका कोई देशव्यापी यूनिफॉर्म फार्मूला नहीं हो सकता है, राज्यों की आर्थिक स्थिति के अनुसार वो क्या करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जगह बोला, या राज्यों के भी आकलन आए हैं कि कई बार कलर टीवी आने से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई, समाज में दूसरी चीजें आई, ये एक अलग विषय है। हम अभी दूसरे विषय में जाते हैं कि जो अश्विनी जी ने बोला कि उन्होंने पुराने मैटर के खिलाफ रिव्यू फाइल किया है, तो रिव्यू फाइल करने का संविधान के तहत एक प्रावधान होता है, उसकी एक समय सीमा होती है, और रिव्यू फाइल करने के साथ साथ यह सवाल भी करना चाहिए सरकार से कि 9 साल में आपने कानून क्यों नहीं बनाया। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उनके पास पूर्ण बहुमत है, तो हम जो एक सेपरेशन ऑफ पावर है, संविधान में सभी लोगों की शक्तियों का विभाजन है, तो सभी लोगों की शक्तियों के विभाजन में जब पिछले फैसले में कहा गया था कि सरकार, संसद इस बारे में कानून बनाए, तो हमारी मांग होनी चाहिए कि कानून बने, क्योंकि मॉडल को अगर जो कोड कंडक्ट ये जो उसकी बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो की, उस मैनिफेस्टो को अगर, क्योंकि चुनावी सुधारों के मुद्दे पिछले 25 सालों से लटके हुए हैं और चुनाव आयोग की अनेक अनुशंसाओं के बावजूद न पुरानी सरकार ने, नए सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब चुनावी सुधार, लोकतंत्र को सुधारने के लिए ये जो रेवड़ी का मुद्दा है, ये चुनावी सुधारों का कैंसर है जो दिख रहा है, लेकिन बाकी सारे मुद्दों सही कर रहे हैं। कोई चलिए काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर कुरैशी से भी इस पे विचार उनका भी ले लेते हैं। डॉक्टर कुरैशी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन का मेन मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने के लिए क्या आप बाध्य नहीं है? और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में अगर इस तरह की रेवड़ियां बांटी जाती हैं, लैपटॉप, टीवी, साइकिल, टीवी, तो इसका ये तो एक तरह से कर्ज ही करप्शन ही हुआ। भले ही सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में 2013 में जो कहे, पर एक तरह से ब्राइब करना हुआ। क्या कहना है आपका? नहीं, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, फर्ज है वो करना है, और ये वाकई फ्री एंड फेयर से इंटरफेयर करते हैं। लेकिन कौन से कानून के इस पे लागू होगा कि जी आपने झूठा प्रॉमिस किया, कि कौन से वो उसके लिए कोई कानून है नहीं ना, और बनाना है तो पार्लियामेंट बनाए। और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली इसी राय की हुई कि ना हम कुछ कर सकते हैं, ना इलेक्शन कमीशन कर सकता है,
पार्लियामेंट कर सकती है, तो पार्लियामेंट इसके ऊपर को कानून बनाए। तो अदरवाइज आपने ठीक है, स्पिरिट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये डेफिनेटली ब्राइब है कि आप क्या मैं इतने पैसे दे दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, उसके बदले वोट मिल रहा है, तो ब्राइब के। लेकिन सभी पार्टियां चूंकि कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के प्रोमिस को कैंसिल कर देते हैं, और वोटर जो है वो सबसे कुछ कुछ लेने की कि भाई जो भी जीत जाए उसको तो सब कुछ मिल ही जाएगा। तो ये बिल्कुल ही खिलवाड़ हुआ है डेमोक्रेसी के साथ, इलेक्शन के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, सैडली, इसका कोई फुल प्रूफ हल नजर नहीं आ रहा। वो पार्लियामेंट अपना पूरा दिमाग लगाए, एमपी पॉलिटिशियन बहुत समझदार होते हैं, वही इसका समझदारी से कोई हल निकाल पाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे इसकी जिम्मेदारी ठोकना ये मुनासिब नहीं समझता मैं। तो चलिए, आज के लिए हमारा वक्त खत्म हुआ। इस मुद्दे पर तभी फैसला हो पाएगा जब एक वाइडर डिस्कशन होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम एक नए टॉपिक के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।